एजुकेशन पॉइंट आज आपके लिए लेकर आया है एक और चैलेंजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको 20 में से 18 प्रश्न सॉल्व करने हैं। हमारे आज के ये 20 प्रश्न जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इतिहास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे आज के जो 20 क्वेश्चन हैं इसमें जनरल स्टडी सामान्यतः इतिहास के क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और ये आज के सारे प्रश्न एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल कोस्ट गार्ड नाविक यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जैसे एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। आज के जो ये 20 प्रश्न हैं इनमें से कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से लिए गए हैं, कुछ फ्रेश क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इन 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अपनी तैयारी पर रखिए कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आने वाले इन एग्जाम्स के लिए कितने प्रिपेयर हैं। अपने आप को परखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। साथ ही हमारी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स की, कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की या फिर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और 2021 के यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन था, धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला दादाभाई नौरोजी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा रास बिहारी बोस। तो हमें बताना है धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत में दत्त एवं बाचा ने भी इनकी मदद की थी। ठीक है, और जो धन निकासी का सिद्धांत है दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनविल्डिस रूल इन इंडिया में इसको लिखा है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनविल्डिस रूल इन इंडिया दादाभाई नौरोजी की एक पुस्तक है, इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई। हमारे पास ऑप्शन है, पहला 1915 ईस्वी, दूसरा 1912, तीसरा 1914 और चौथा 1909। ठीक है, तो जो भारत की राजधानी है कोलकाता से दिल्ली 1912 ईस्वी में लाई गई थी। ठीक है, 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। अब हम 1912 की बात कर लेते हैं। 1912 इस सन में जब उस वक्त भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1912 में भारत के वायसराय थे और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे तथा साथ ही 12 दिसंबर 1911, डेट याद रखना, 12 दिसंबर 1911 इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911 लॉर्ड हार्डिंग के ही शासनकाल में सम्राट पंचम, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के सम्राट हैं, सम्राट जॉर्ज पंचम, ये भारत में आए थे। सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में आए थे और इन्होंने 12 दिसंबर 1911 को बंग विभाजन की जो योजना थी उसे रद्द किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन की योजना को इन्होंने रद्द किया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। हमारी आज की वीडियो का अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था। प्रश्न है, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ। ऑप्शंस हैं, पहला 1908 ईस्वी, दूसरा 1907 ईस्वी, तीसरा 1909 ईस्वी और चौथा 1905 ईस्वी। तो हमें बताना है मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन है 1908 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था। ओके,
अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं सलीम उल्लाह खां और आगा खां हैं। ठीक है, सलीम उल्लाह खां और आगा खां, इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग का जो संविधान है वह 1907 ईस्वी में बना था। ठीक है, मुस्लिम लीग का संविधान 1907 ईस्वी में बना था और तत्पश्चात 1908 ईस्वी में इसकी पहली बैठक हुई थी अमृतसर में। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन था 1908 में हुआ था, अमृतसर में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और इसके जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह आगा खां ने की थी। आगा खां ने इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, शाह इकबाल बुलंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं दारा शिकोह, दूसरा खुसरो, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो जो शाह इकबाल बुलंद किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के उपनाम से दारा शिकोह को जाना जाता है, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े लड़के का नाम है। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह और इसी को शाह इकबाल बुलंद के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, फांसी की सजा पाने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शंस अशफाक उल्लाह खां, दूसरा आगा खान, तीसरा सलीम उल्लाह खां और चौथा मोहम्मद अली। ठीक है, तो जो फांसी की सजा पाने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे वह थे अशफाक उल्लाह खां। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां फांसी की सजा पाने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी हुए अशफाक उल्लाह खां। और इन्हें फांसी की सजा कब हुई थी? अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा काकोरी कांड की वजह से हुई थी। ठीक है, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और 10 अन्य लोग ने काकोरी नामक जगह पर एक ट्रेन को लूटा था जिसमें सरकारी खजाना था। ठीक है, और इसी कांड को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं और ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को किया गया था। जो ये ट्रेन लूटने का मुख्य विचारधार राम प्रसाद बिस्मिल जी का था और इस काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चौथे व्यक्ति थे अशफाक उल्लाह खां। इन्हें दिसंबर 1927 में, कब? दिसंबर 1927 में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो फांसी की सजा पाने वाले जो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खां थे, जिन्हें दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ काकोरी कांड की वजह से फांसी की सजा दी गई थी। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस लॉर्ड डलहौजी, सेकंड लॉर्ड कर्जन, थर्ड लॉर्ड कैनिंग एंड फोर्थ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है फोर्थ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। साथ ही भारत का पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ओके, भारत का पहला और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल में 1833 का चार्टर अधिनियम पास हुआ था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1833 में चार्टर अधिनियम पास हुआ था। साथ ही इनके कार्यकाल में 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को क्या किया गया था? 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को कानून विरुद्ध घोषित किया गया था, विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनविलिटीज रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनविलिटीज रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनविलिटीज रूल
इन इंडिया के लेखक हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य ऑप्शंस में देखें तो महात्मा गांधी की जो प्रमुख पुस्तक का नाम है वह है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ओके, अगर हम अरविंद घोष की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें लाइफ डिवाइन, द मदर एंड सावित्री हैं। अरविंद घोष के द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों में लाइफ डिवाइन, द मदर एंड सावित्री हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न, आ सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? आ सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 रुडयार्ड किपलिंग, दूसरा अरुण शौरी, थर्ड ऑप्शन है विक्रम सेठ, या फोर्थ अमृता प्रीतम। तो हमें बताना है आ सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है। आ सुइटेबल बॉय, इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ आ सुइटेबल बॉय के लेखक हैं। अगर हम बात करते हैं रुडयार्ड किपलिंग की तो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक का नाम है द जंगल बुक। द जंगल बुक, जिसके लिए 1907 ईस्वी में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई जो प्रमुख पुस्तक है द जंगल बुक है, और 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगर हम बात करते हैं अरुण शौरी की तो इन्होंने फांसीवाद के लक्षण नामक पुस्तक लिखी है। फांसीवाद के लक्षण नामक प्रमुख पुस्तक अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं अमृता प्रीतम की तो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें कागज थे कैनवास और पिंचर प्रमुख पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यूएन का मुख्यालय कहाँ है? हमारा अगला प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस हैं, पहला जेनेवा, दूसरा पेरिस, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा लंदन। तो जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अमेरिका यूएस में स्थित है, न्यूयॉर्क में। अगर हम बात करते हैं यूएन की तो जो यूएन का स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का गठन हुआ था। इसके जो संस्थापक देश थे 51 थे। संस्थापक देशों की संख्या 51 है और वर्तमान में 193 सदस्य यूएन में हैं। वर्तमान में यूएन में 193 सदस्य देश शामिल हैं। बाकी इसका अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन 1 कृषि, ऑप्शन 2 शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 चिकित्सा, ऑप्शन नंबर 4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो जो धन्वंतरि पुरस्कार है ये ऑप्शन नंबर 3 चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में लगभग हर साल पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन, जैसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, या कोई विशिष्ट स्पेसिफिक पुरस्कार है किस वर्ष शुरू किया गया था, वह पहली बार किसे दिया गया, और करंट के ईयर्स में ये पुरस्कार किसे दिए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो हम अब सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 1965 से दिया जा रहा है, और सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह जयशंकर क्रूप जी को दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर क्रूप जी को दिया गया था। जी शंकर क्रूप इनका नाम था। इनको पहला पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम करंट में बात करते हैं तो 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। 2022 में 57th हमारा जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि दामोदर मौजो को दिया जाएगा। जो किसे दिया जाएगा? दामोदर मौजो को दिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं 2021 की,
तो 2021 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह नीलमणि फुकन जी को दिया गया था। नीलमणि फुकन जो कि एक असमिया साहित्यकार हैं, इन्हें 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो जो कि एक कोंकणी साहित्यकार है, इन्हें दिया गया था। अगर हम बात करें इंग्लिश भाषा के पहले साहित्यकार अमिताव घोष, ठीक है, 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसी अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया गया था 2018 में, ठीक है। अमिताव घोष नाम है, अमिताव घोष साहित्यकार का, इनको दिया गया था। अमिताव घोष जी जो कि पहले अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार थे, इन्हें 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके, बाकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत के संविधान में सम्मिलित 22 भाषाओं को, जिन्हें भारत की संवैधानिक भाषाएं भी मानते हैं, उसमें लिखने वाले किसी भी साहित्यकार को, उनमें से किसी भी भाषा में अगर कोई साहित्यकार अपनी कृति लिखता है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कृति को हर वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय जी ने, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 भूपेंद्र नाथ दत्त और 4th है बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी पत्रिका, केसरी एक महाराष्ट्र में मराठी भाषा में संपादित होने वाली पत्रिका थी और एक केसरी पत्रिका को महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय भी जाता है, ठीक है। जो केसरी पत्रिका है शुरुआती दिनों में महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय इस पत्रिका को जाता है और इसका संपादन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ठीक है। केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अगर हम इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया का संपादन किया था, ठीक है। जो लाला लाजपत राय जी थे वह यंग इंडिया के संपादक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट करके रखिए, ठीक है। लाला लाजपत राय यंग इंडिया के संपादक थे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी यंग इंडिया के संपादक रहे थे, ठीक है। महात्मा गांधी भी यंग इंडिया के संपादक रहे थे। अगर हम बात करते हैं केसरी पत्रिका का संपादन, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था और यह मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1906, ऑप्शन नंबर 2 1905, 3 1907 और चौथा है 1908 ईस्वी। तो ठीक है, इसका आंसर है युगांतर नामक समाचार पत्र। ध्यान देना, एक युगांतर पत्रिका है जिसका प्रतिपादन जिसको मतलब अरविंद घोष ने क्या किया था, संपादित किया था। ये हमारा युगांतर नामक समाचार पत्र है और युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 ईस्वी में किया गया था। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 ईस्वी में किया गया था। भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष ने किया था, ठीक है। बंगाल के क्रांतिकारी हैं दोनों, ये बंगाल के क्रांतिकारी हैं भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष। इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किस वायसराय को माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विलियम बेंटिक, 2 कॉर्नवालिस, 3 लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल की, तो 1786 से 1793, ठीक है, 1786 से 1793 इनका पहला कार्यकाल था और फिर 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर हम इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाओं या इनके कार्यों की बात करें तो 1793 ईस्वी के कॉर्नवालिस कोड, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में
कॉर्नवालिस कोड का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो कॉर्नवालिस कोड है इनका निर्माण 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इनका कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक इनका पहला कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ था, लेकिन शीघ्र इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा इनका द्वारा किया गया जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है, और ये कार्य कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली एक भू राजस्व प्रणाली है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। इसकी शुरुआत भी कॉर्नवालिस ने ही की थी। ठीक है, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। ओके, इस और जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है इसके अनुसार जो भू राजस्व है उसमें 90% क्या करेगी, 90% ब्रिटिश गवर्नमेंट रखेगी और 10% जमींदार रखेगा। ये इस प्रणाली के अनुसार होना था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1784, ऑप्शन नंबर 2 1773, ऑप्शन नंबर 3 1774 और ऑप्शन नंबर 4 है 1780। तो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था पारित? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। और इस वक्त भारत के जो वायसराय थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगर हम वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की बात करते हैं तो 1772 से 1785 वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स हैं और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और इन्हीं के शासनकाल में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगर हम यहाँ पर कुछ अन्य डेट्स दी गई हैं, हमारे ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं 1773 इस साल भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था और इसी के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं 1784 ईस्वी की तो 1774 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत बंगाल में कोलकाता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए। 1774 में कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ओके, हमारे पास अगला डेट दिया गया है 1780। तो 1780 की अगर हम बात करें तो भारत का पहला समाचार पत्र मानते हैं इसे द बंगाल गजट। नाम याद रखना, द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है, द बंगाल गजट। ठीक है, 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसे प्रारंभ किया था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की, इन्होंने द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में किया था। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन था पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका जो सही विकल्प था ऑप्शन नंबर ए 1784 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है 1878 ईस्वी। क्या है? 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं 1878 में। तो इस टाइम पर भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड रिपन को एक अन्य प्रमुख उपनाम है, इसे भी याद रखें, उपनाम बहुत जरूरी होते हैं।
लॉर्ड रिपन को ओवन मेरेडिथ के भी नाम से जाना जाता है। इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें। लॉर्ड रिपन को ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट, कुछ गलती हो गई यहाँ पे। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में पास हुआ था और 1878 ईस्वी में भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन ये भारत के वायसराय थे और इन्हें ही ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। गलतियां होती रहती हैं, इग्नोर कीजिए। ठीक है, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन का वायसराय थे भारत के, और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, इनके कार्यकाल में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में पास हुआ था और इन्हें ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनके कार्यकाल में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक्ट भी इनके कार्यकाल में पारित हुआ था और वो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसके अनुसार कोई भी समाचार पत्र पत्रिका अगर क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ संदेहजनक छापती है, प्रकाशित करती है, तो उसके सारे यंत्र उपकरण सीज कर दिए जाएंगे। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अनुसार ऐसा था। ठीक है, तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था। ओके, हमारा अगला, और इसके साथ ही 1878 में हम बात करते हैं दुर्भिक्ष आयोग यानी कि अकाल आयोग की स्थापना भी 1878 में लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में हुई थी। दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना, और ये रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में लॉर्ड लिटन ने दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना भी की थी। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा समाप्त कब हुई? तीन कठिया प्रथा कब समाप्त हुई? इसका सही आंसर है 1917 ईस्वी में। 1900, ऑप्शन नंबर 2 1917 इसका सही आंसर है। तीन कठिया प्रथा 1917 ईस्वी में समाप्त हुई थी। और जो तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन को। ठीक है, चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन को, तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। बिहार का एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, और तब गांधी जी ने भारत में, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? भारत में गांधी जी ने जो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग था 1917 में, इसी चंपारण आंदोलन के समय किया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और एक और यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो हमारा प्रश्न था, तीन कठिया प्रथा कब समाप्त हुई? तो तीन कठिया प्रथा भारत में 1917 में समाप्त हुई थी, और चंपारण आंदोलन के बाद इसे अंग्रेजों को समाप्त करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न, सैंडलर आयोग किस वर्ष पारित हुआ? सैंडलर आयोग, जो कि वास्तव में एक शिक्षा से संबंधित आयोग था, ये भारत में 1917 ईस्वी में ही पारित हुआ था। कब हुआ था पारित? सैंडलर आयोग, जो कि शिक्षा से संबंधित था, 1917 ईस्वी में पारित हुआ था। और इस वक्त भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के क्या थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे, और सैंडलर आयोग 1917 ईस्वी में भारत में पारित हुआ था।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल की, तो इनके ही कार्यकाल में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 ईस्वी में, कब, 1919 ईस्वी में भारत में रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था। भारत में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, फतुवत ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? फतुवत ए फिरोजशाही एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, और इसके जो लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक हैं। इसके जो रचनाकार हैं फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी फतुवत ए फिरोजशाही के नाम से। और हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर जनक मिस हो गया है, तो हमारा प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है, भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। एक अंग्रेज है वैलेंटाइन सिरोले, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। ओके, और गाइस एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा प्रश्न है, संजीवनी पत्र के संपादक कौन थे? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। वीडियो में जो भी भाई बहन हमारे साथ लास्ट तक बने हुए हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएं। अभी जो हमने 20 प्रश्न किए थे, उसके लिए टारगेट था कि 20 में से कम 18 प्रश्नों को सॉल्व करना है, और ज़रूरी वो 18 प्रश्न सॉल्व करने थे। आपने कितने कितने कर पाए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये जो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, संजीवनी पत्र के संपादक कौन थे, इस प्रश्न को भी आप, इस प्रश्न का जो आंसर है उसे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी अपनी तैयारी को परख सकें। ठीक है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो छात्र हैं उनके लिए स्पेशल हैं वीडियोस, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अक्सर इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और कोस्ट गार्ड नाविक के नज़रिए से भी एक क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न इन सभी एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, इन एग्ज़ाम्स से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ें। आप उनको वीडियो का लिंक दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी जांच सकें। एजुकेशन पॉइंट हर दिन इस तरीके के 30 मैंने कल कहा था मैं 30 प्रश्न अपलोड करूंगा, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैंने 20 प्रश्न की ही प्रेजेंटेशन बनाई थी और वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसी तरह से 30 प्रश्न की मैं कोशिश करूंगा, हर रोज़ 30 प्रश्न की एक वीडियो डाली जाएगी। ये हमारी आज की दूसरी वीडियो थी। हमारी पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन साइंस के पढ़े थे। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो उस वीडियो को चेक करके अब विज्ञान के विषय में अपना ज्ञान चेक कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। उसमें हमने 15 प्रश्न पूछे थे जो कि विज्ञान विषय से संबंधित थे और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। एग्जाम्स में कई बार वो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही वो सारे प्रश्न थे। तो सभी भाई बहनों से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने अन्य विद्यार्थियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।